कक्षा 10वीं विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को जैविक प्रक्रियाएं अर्थात नियंत्रण एवं समन्वय बताने जा रहा हूं। चलिए इसमें देखते हैं कैसे ये लेसन है। बेसिकली हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये है पहला नंबर 1 कि जैविक क्रियाओं में जो नियंत्रण करने वाले रसायन होते हैं उनको कहते क्या है। तो रसायन जो है मेन क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। तो जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले रसायन हार्मोन्स कहलाते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखने हैं। कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलती हैं, यानी अंदर ही अंदर कौन से हार्मोन जो है निकलते रहते हैं, वो ग्रंथियां चाहिए। तो मनुष्य में मुख्यतः कौन कौन सी होती है। नंबर 1 है थायराइड ग्रंथि होती है। नंबर 2 प्यूस ग्रंथि होती है। नंबर 3 पेनक्रियाज होती है। नंबर 4 जनन ग्रंथि होती है। नंबर 5 पैराथायराइड ग्रंथि होती है। नंबर 6 एड्रिनल ग्रंथि होती है। तो ये सारी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में पाई जाती है। अब प्रश्न उठता है समन्वय क्या है, जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। समन्वय क्या है। तो शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करते हैं, इस प्रक्रिया को ही हम समन्वय कहते हैं। साथ में मिलकर जुल करके काम करना समन्वय कहलाता है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, इनके बारे में लिखना है। चलिए नंबर 1 है तंत्रिका कोशिका जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है हमारी प्रेरक तंत्रिका कोशिका। नंबर 2 है संवेदी तंत्रिका कोशिका और नंबर 3 है बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। चलिए उन तंत्रों के नाम लिखने हैं जो मनुष्य में समन्वय तथा नियंत्रण करते हैं। कौन कौन से तंत्र हैं। तो मनुष्य में जो है मेन अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा तंत्रिका तंत्र समन्वय तथा नियंत्रण का कार्य करते हैं। ध्यान रखना, अंतःस्रावी ग्रंथियां और तंत्रिका तंत्र ये दोनों मिलकर के समन्वय और नियंत्रण का कार्य करते हैं। देखते हैं कौन कौन सी ग्रंथियां और कौन कौन से तंत्र हमारे काम कर रहे हैं। चलिए ये देखते हैं। अब यहां पर है किन्हीं 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, स्रोत, स्रावित हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखना है। तो ये हम इसके हेडिंग बना लिए हैं। अंगों का नाम है, हार्मोन का नाम है और हार्मोन का मुख्य काम क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है यानी अल्पश्रावण का प्रभाव क्या पड़ता है और अगर अधिक हो गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी हेडिंग आपको दी गई है। तो सबसे पहले लेते हैं हम थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। इसका मेन जो है हार्मोन्स होता है थायरोक्सिन होता है। शरीर में होने वाली समस्त उपचायी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है और वृद्धि करता है। अगर कमी हो गई तो शरीर बौना हो जाता है, मस्तिष्क कमजोर हो जाता है और अगर ज्यादा हो गया तो ग्लूकोज व ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है, थकावट ज्यादा महसूस होती है, उच्च ताप हो जाता है, घबराहट होती है और कंपन आदि होने लगता है। अब आता है नंबर 2 है पिट्यूटरी या प्यूसी ग्रंथि बोलते हैं, इसको प्यूस ग्रंथि बोलते हैं। अब इसमें हार्मोन्स कौन सा है, वृद्धि हार्मोन्स होता है इसमें और थायरोट्रॉपिक होता है हार्मोन्स। इसमें कई सारे हार्मोन्स हैं, देखो एक एक दो दो करके ले रहे हैं। तो सबसे पहले वृद्धि हार्मोन से क्या होता है, शरीर के आकार का नियंत्रण होता है, शरीर बढ़ता है। और थायरोट्रॉपिक क्या होती है, थायराइड बनता है इसके अंदर। अगर ये कम हो गया तो बचपन में वृद्धि का रुक जाता है, मतलब वृद्धि उसकी रुक जाती है, छोटा ही रह जाता है। और अगर ज्यादा हो गया तो बचपन में ही अनुपातिक भीमकाय शरीर बन जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा दिखने लगता है समय से पहले। अब अगला आता है थायरोइड हार्मोन्स का, मैंने बताया ये ग्रंथि का नियंत्रण करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण। इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ज्यादा आपके जीवन में काम आएगा। हार्मोन्स यानी TSH बोलते हैं, थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं इसको, और ये कहेगा थायराइड ग्रंथि का निर्माण करता है। ध्यान रखना ये थायराइड ग्रंथि का निर्माण करता है। नंबर 3 है एडिनोकार्टिक कोट्रोपिक हार्मोन्स। एडिनोकार्टिक कोट्रोपिक हार्मोन्स ACTH बोलते हैं इसको। ये क्या है, ग्रंथि का जो नियंत्रण है ये एड्रिनल कार्टेक्स के श्रावण का नियंत्रण करता है, यानी एड्रिनल कार्टेक्स बनता है उसका नियंत्रण करता है। नंबर 4 है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH बोलते हैं, एवं इसका श्रावण करता है। इससे क्या बनता है, मादा में अंडों का निर्माण तथा नर में शुक्राणु के निर्माण का ये जिम्मेदार होता है। नंबर 5 है लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, इसको हम LH बोलते हैं। ये गर्भवती मादाओं में दुग्ध निर्माण एवं श्रवण का कार्य करता है। नंबर 6 है वो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स ADH बोलते हैं इसको। ADH का क्या काम होता है, रुधिर में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है।
यानी अगर कमी हो गई तो मूत्र पतला हो जाएगा, रुधिर गाढ़ा हो जाएगा, और अगर अधिक हो गया तो मूत्र गाढ़ा हो जाएगा और रुधिर पतला हो जाएगा। चलिए नंबर 3 पे आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का क्या काम होता है? इंसुलिन बनाना इसका, ये इंसुलिन हार्मोन बनाता है। और मुख्य काम क्या है? ग्लूकोज का उपापचय, मतलब ग्लूकोज को ये पचाता है। अब इसकी कमी से क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, अर्थात उसे मधुमेह का रोग लग जाता है। और अगर ज्यादा हो गया तो रक्त में शर्करा की कमी आ जाती है, अर्थात हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है उसको। अब आता है नंबर 4 जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि में नंबर 1 अंडाशय होता है, इसमें एस्ट्रोजन बनता है, ओवरी जिसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? ये हार्मोन कौन सा होता है? मुख्य काम द्वितीयक लैंगिक लक्षण आता है मादा में। मादा में जनन क्षमता की विकास दर धीमी हो जाती है जब ये कम हो जाता है, और अगर अधिक हो गया तो कम उम्र में ही लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की उपस्थिति नजर आने लगती है, यानी समय से पहले ही वो बड़ी लगने लगती है। नंबर 2 आता है वृषण, टेस्टिस बोलते हैं इसको। इसमें टेस्टिस्टेरोन बनता है। नर में द्वितीयक लैंगिक का विकास होना होता है। क्या होता है इसमें? अगर कमी होगी तो लैंगिक अंगों का कम हो जाता है, इसमें लक्षण दिखाई देने कम हो जाते हैं, और अगर ज्यादा हो गया तो अल्प आयु में ही लैंगिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे छोटे में दाढ़ी मूंछ का आ जाना। नंबर 5 है एड्रिनल ग्रंथि। अब इसमें क्या है? कार्टिस्टेरॉन बनता है इसमें, और जो मेन हार्मोन है, और ये प्रोटीन को शक्कर में बदलता है। ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा। कार्टिस्टेरॉन क्या होता है? प्रोटीन को शक्कर में बदलने का काम करता है। चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अब आता है मस्तिष्क के क्या भाग होते हैं, मस्तिष्क के काम क्या होते हैं, ये सब जानना चाहते हैं तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को हम बताना चालू करेंगे, इसकी संरचना को भी समझाएंगे। तो मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं जो स्पष्ट भिन्न होते हैं, सारे अलग अलग होते हैं। नंबर 1 है अग्रभाग, मस्तिष्क का अग्रभाग, इसे अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, सेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं इसको। यह मस्तिष्क के आधे से भी अधिक भाग होता है। इसमें प्रमस्तिष्क गोलार्ध यानी हेमिस्फीयर कहते हैं। मस्तिष्क का यह भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह चेतना, बुद्धि और स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। जैसे ये दिखाया गया है चित्र में, आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध दिखाई दे रहा है, ये मध्य भाग है, ये अनुमस्तिष्क है, और ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, और ये मेरुरज्जु है यानी हड्डी होती है, और ये पीयूष ग्रंथि यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये पीयूष ग्रंथि होती है। तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं, थोड़ा विस्तार से इसका पढ़ते हैं। ये थोड़ा और अच्छी तरह दिखाई दे रहा है आपको। इसमें प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर बना हुआ, एक खोपड़ी है पूरी ऊपर से, और ये प्रमस्तिष्क के अर्धगोलार्ध की अग्रभाग है, ये ललाट पालियां बोलते हैं इसको, साइनस बोलते हैं, और हाइपोथैलेमस बोलते हैं, यहाँ पर होता है हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि भी यहाँ पर होती है। और इसके बाद जो है कार्पिस क्लोमस यानी कि 2 अर्धगोलों को जोड़ने का काम करता है। और जोड़ने वाले कौन से होते हैं? तंत्रिका तंतु का एक बैंड होता है। अनुमस्तिष्क होता है, खोपड़ी होती है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, मेरुरज्जु होती है, और कशेरुक होते हैं। ये सारे भाग हैं, इन भागों को इसमें दर्शाया गया है। मेरे ख्याल से इनको समझ लेंगे आप लोग और भली प्रकार से लिख लेंगे कॉपी में। चलिए ये इसका मध्य भाग भी वर्णन करना चाहते हैं। मिड ब्रेन क्या होता है? यह मानव मस्तिष्क का मध्य भाग होता है जो 2 जोड़ी उभारों यानी पिंडों का बना होता है और दृष्टि तथा श्रावण उद्दीपनों को ग्रहण करता है। नंबर 3 है पश्च मस्तिष्क भाग यानी हैंड ब्रेन बोलते हैं। इसे अनुमस्तिष्क यानी सेरेबिलियम बोलते हैं, इसको भी कहते हैं। यह मस्तिष्क का पश्च भाग होता है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। इसके इस भाग को मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। अनुमस्तिष्क पेशीय गति तथा हस्त कौशल का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा हृदय की गति, श्वासोच्छ्वास की गति, रक्त वाहिनियों और सभी प्रतिवर्ती तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये सारे इसके कार्य होते हैं मस्तिष्क के, जो आपको पता होने चाहिए। चलिए कुछ और ये संरचनाएं दिखाई दे रही, ये आंखों की तंत्रिकाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ये संवेदनशील तंत्रिकाएं दुनिया भर की लगी रहती हैं। तो मस्तिष्क से पहुंचने वाली तंत्रिका कोशिकाओं का कुछ गुच्छा सा होता है जो सामने चीज दिखाई देती है उसको स्कैनिंग करके जो है मस्तिष्क को पहुंचा देती है सूचना। उसकी तंत्रिका कोशिकाएं दिखाई दे रही है यहाँ पे खूब सारी। तो ये सारा चित्र आप लोगों को बनाना पड़ता है। इसी प्रकार ये मेरुरज्जु दिखाई दे रहा है आपको, ये मेरुरज्जु तथा उसके अलग हिस्सों की आड़ी कार्ड दिखाई दी है, बीच बीच में दिखाई दे रही, एक ये कार्ड दिखाई दी है, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया गया, एक ये भी बनाया गया।
मेन मेरुरज्जु जो है यहाँ पर होता है, ये इस जगह पे दिखाई देता है, ये मेरुरज्जु होता है। रीढ़ की हड्डी इसी को बोला जाता है, पूरे को मिलाकर के रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा मजबूत होती है, पूरे शरीर को सीधा खड़ा करने में सबसे ज्यादा इसी का योगदान होता है। ये मस्तिष्क के बारे में तो मैंने बता ही दिया। मस्तिष्क का ये ऊपरी भाग दिखाई दे रहा है आपको। ऊपरी हिस्सा देखने, सुनने तथा तर्क करने की, स्मरण शक्ति करने की क्षमता इसके पास होती है। निचला हिस्सा क्या होता है, ये जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है आपको, निचले हिस्से में सांस लेने, निगलने तथा तापमान को नियंत्रण करने के लिए संतुलन बनाए रखते हैं। चलिए आगे देते हैं, कैसे ये मस्तिष्क जो है नियंत्रण करता है। सबसे पहले कानों से जो सूचना मिलती है वो सीधे मस्तिष्क को चली जाती है। आंखों से जो सूचना मिलती है वो भी मस्तिष्क को चली जाती है, और हाथ की मांसपेशियों से जो भी मिलती है वो भी सूचनाएं जो है मस्तिष्क को चली जाती है। मस्तिष्क उनकी कैलकुलेशन करने के बाद मेरुरज्जु को दे देता है। ये मेरुरज्जु को दे देता है। मेरुरज्जु फिर से कहां देती है, हाथ की मांसपेशियों को दे देती है, और वे अपना काम करना चालू कर देती है। इस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान होने की वजह से हमारा क्या होता है, यानी इस आवागमन की वजह से हमारा तंत्रिका तंत्र संतुलित बना रहता है। अब ये कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताया गया। सबसे पहले आता है ये पीयूष ग्रंथि, इसके बारे में मैं बता ही चुका हूं पहले ही। फिर पैराथायराइड ग्रंथि, ये भी बता दिया हूं आपको। और थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है, जिसे घेंगा बोलते हैं, इसके निकल जाता है। फिर ये आपको बीच में ये पेट के अंदर जो दिखाई दे रहा है, ये एड्रिनल ग्रंथि होती है, इसके बारे में बता चुका हूं मैं। और ये अग्नाशय होता है जो कि टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। और इसके बाद यहाँ जो है स्त्री के अंदर जो दिखाई दे रहा है ये अंडाशय होता है, और पुरुष के अंदर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर जिस्म होता है। यहाँ पर अंडे बनने शुरू होते हैं, और यहाँ पर जो है स्पर्म बनना शुरू होता है, यानी सबसे सूक्ष्म कोशिकाएं यही बननी चालू होती है। चलिए आगे देखते हैं जरा, क्या ये छुई मुई का पौधे में क्या कुछ बताया गया है, इसके बारे में जानना है। मेनली जो है ये सबका लेना देना, आदान प्रदान जो होता है सूचनाओं का, वो रसायनों के द्वारा होता है। रसायन ही इसके मुख्य रूप से कार्य को करते हैं। तो छुई मुई में आप परिचित हो अच्छी प्रकार से। इसी प्रकार अधिकांश पौधों में सुबह फूलों का खिलना, जबकि रात रानी जैसे पौधे रात को फूल खिलते हैं। कुछ पौधे जैसे इमली की पत्तियां रात में बंद होती हैं। बेल कुछ ऐसी होती हैं जो आधार पर लिपट करके विशेष दिशा में मुड़ते हुए बढ़ती हैं। यह आदि क्रियाएं किसी न किसी रूप से सूचनाओं का संचार होता है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पौधों में सूचनाओं का संचार जो है मुख्य रूप से कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों के द्वारा ही होता है। ये रासायनिक पदार्थ ही हार्मोन्स कहलाते हैं। जंतु के यह हार्मोन से अलग होते हैं, इसलिए छुई मुई के पौधे के अंदर भी ऐसे हार्मोन्स होते हैं, जैसे इसको छूते हैं तो रसायन जो है वो अपना उत्तेजित काम शुरू हो जाता है और पत्तियों को तुरंत बंद कर देता है। चलिए वैज्ञानिकों ने क्या कुछ देखा है इसके बारे में देखना है। वैज्ञानिकों ने पौधों में होने वाली जैविक प्रक्रियाओं के उद्दीपकों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया। इन वैज्ञानिकों के अनुसार पौधों में उद्दीपन को ग्रहण करने वाले केंद्र और उन उद्दीपन के आधार पर प्रभावित होने वाले अंगों, जिसमें परिवर्तन होते हैं, के मध्य सूचनाओं का प्रवाह होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक विशेष प्रतिक्रिया पौधों में दिखाई देती है। यदि पौधे के तने के शीर्ष भाग पर किसी भी दिशा में निरंतर प्रकाश मिलता रहे, तो इसके विपरीत दिशा की प्रभावित कोशिकाओं को मिलने वाली सूचनाओं के कारण कोशिकाओं का अधिक तेजी से विभाजन होता है, जिससे तना एक ओर झुक जाता है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पौधों में विशेष रासायनिक पदार्थ के रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जिससे उनकी विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। हमारे अंदर भी रसायनों के द्वारा ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। चलिए ये जो चीज बताई गई वो अभी जो मैंने बताई वही चीज यहाँ पे ये प्रकाश पड़ना चालू हो रहा है। ये पूर्ण तना है, ये सिर कटा हुआ है, ये अपारदर्शी टोपी इस पे लगा दिया गया, ढक दिया गया है, और पारदर्शी टोपी से ढका हुआ सिरा है ये, और अधिकांश जो है ये मुड़ जाता है एक तरफ को। तो अधिकांश भाग, निचला भाग अपारदर्शी आवरण से ढका हुआ है, नीचे का ढक रखा है। तो इन सब में जो वृद्धि दिखाई दी है अ, ब, स, द और ई में जो है दिखाई, ये चार्ल्स का प्रैक्टिकल, चार्ल्स वो फ्रांसीसी डार्विन के प्रयोग ये विभिन्न परिस्थितियों में करे गए हैं। बिना प्रयोग करे तो किसी चीज पे निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। चलते हैं कुछ प्रश्न उत्तरों की तरफ। ये है हमारे जो विकल्प दिए हुए हैं आपकी बुक में। तो सबसे पहले है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप यानी कि पेड़ों से संबंधित, ये है हमारे पास साइटोकानिन करके है। साइटोकानिन जो है ये पादप है, इसको बाद में थोड़ी पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न है तंत्रिका कोशिका की संरचना में कौन सी चीज नहीं पाई जाती है। तो वो जो है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना ये आंसर सही है। नंबर 3 है मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक ग्रंथि जिससे हमारे शरीर के हार्मोन
स्रावित करने वाली ग्रंथियों का नियंत्रण होता है, वो हमारे पास है पीयूष ग्रंथि। नंबर 4, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है। कौन करती है? अग्नाशय करती है। तो ध्यान रखना है आपको, ये अग्नाशय करती है इस चीज को नियंत्रित। अब एक प्रश्न और बचता है, वो भी देख लेते हैं। रात को जब हम सोते हुए होते हैं, तो यदि हमें मच्छर काटता है तो सोते हुए भी हम उस मच्छर पर के काटने से बचने का प्रयास करते हैं। इस क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये क्रिया जो है मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क के द्वारा, दोनों अपना कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं, नियंत्रण बना लेते हैं और अपना काम कर डालते हैं। चलिए, अब इन सबको समझने के लिए एक और प्रश्न आ रहा है। हमारे शरीर में होने वाली किसी प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बना करके उसका वर्णन कीजिए। यह आपको एक रेखा चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें गर्म वस्तु को यह हाथ से टच करता है, लेकिन जैसे इसका गर्म हाथ पड़ता है, गर्म चीज पे पड़ता है, ये तुरंत हाथ को पीछे की तरफ खींच लेता है। तो त्वचा के संवेदी अंग इसमें काम करते हैं और संवेदी तंत्रिका काम करती है और प्रेरक तंत्रिका भी इसमें काम करती है, और पेशी उत्तेजक तुरंत जो है इस चीजों की सूचनाएं किसको देता है? मेरुरज्जु को देता है। मेरुरज्जु से सीधे होते हुए उसको मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। वो तब तक अपना ये जो बताया गया है कौन सा प्रतिवर्ती क्रिया को रूप दे देता है, तुरंत हाथ खींच लिया जाता है। तो इसी के बारे में बताया है। हमारे शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया, किसी गर्म बर्तन पर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ हट जाता है। गर्मी का उद्दीपन बर्तन से हाथों को संवेदी कोशिकाओं से मिलता है तथा संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा यह मेरुरज्जु तक पहुंचता है, और वहीं से प्रतिक्रिया प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा हाथ के पेशीय ऊतक के संकुचन और फैलाव को इस प्रकार प्रभावित करती है कि हाथ हट जाता है। इस संपूर्ण क्रिया तथा उद्दीपन से प्रतिक्रिया तक को प्रवर्तित क्रिया कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण आमतौर पर मेरुरज्जु द्वारा ही होता है। मेरुरज्जु ही मेन इसका कार्यवाहक है, मेन करने वाला वही है, करता धरता। अब ये अगला प्रश्न आ रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया पर मेरुरज्जु और मस्तिष्क की भूमिका क्या होती है, उस पर टिप्पणी लिखने के लिए बोला गया है। उत्तर आप लोगों को लिखना है, भूमिका बनानी है पहले इसकी। तो प्रतिवर्ती क्रिया पर मेरुरज्जु की और मस्तिष्क की क्या क्रिया है, उसकी भूमिका ले रहे हैं हम। तो मानव में केंद्र का जो तंत्रिका तंत्र है वो मस्तिष्क व मेरुरज्जु है। दो ही है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें कि ये नियंत्रण होता है। तो ये क्या होता है? दो चीज मैंने बताई, कौन कौन सी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु समन्वय केंद्र को जो संदेशों को ग्रहण कर उसके अनुसार कार्य करने के लिए अंगों को निर्देश देते हैं। कुछ संदेशों की अनुक्रिया को मस्तिष्क द्वारा विश्लेषित किया करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? जैसे कि प्रश्न का उत्तर देना है तो सोचना पड़ता है, इसके लिए पहले ही मस्तिष्क आदेश प्राप्त करता है, फिर उसका विश्लेषण करता है तथा कुछ अनुक्रियाएं तुरंत होती हैं और मस्तिष्क के आदेश के बिना ही हो जाती हैं। इस प्रकार की अनुक्रियाएं प्रतिवर्ती या स्वतः प्रेरित क्रियाएं कहलाती हैं, जो मेरुरज्जु द्वारा ही संपन्न हो जाती हैं, जैसे पलकों का झपकना, छींकना, खांसना आदि, ये सभी इसमें शामिल है। अब नंबर 4 प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स के स्राव में समन्वय कैसे होता है? तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स के स्राव में कैसे समन्वय बनता है, हार्मोन्स कैसे निकलते हैं, इस कथन की पुष्टि करनी है। तो चलते हैं, देखते हैं उत्तर इसका। तंत्रिकाओं और हार्मोन्स के द्वारा सूचनाओं के आवागमन की प्रक्रिया एक दूसरे पर निर्भर करती है और यह आपसी समन्वय से चलती है। मस्तिष्क में से एक विशेष क्षेत्र में तंत्रिकाओं और पीयूष ग्रंथियों के कार्य का तालमेल बना होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में अन्य अंगों जिसमें हार्मोन स्रावित होते हैं, उन सभी से भी तंत्रिका जुड़ी होती है और इसी प्रकार तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स के स्राव में समन्वय बना रहता है, और ये ही मेन इसका आंसर है। चलिए पांचवा देखते हैं, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं, मेन तंत्रिका कोशिका का कार्य बताना है। तो नंबर 1 है मस्तिष्क व मेरुरज्जु को सूचना प्रदान, सुरक्षा प्रदान करना होता है। नंबर 2 संवेदी अंगों का नियंत्रण एवं समन्वय रखता है। नंबर 3 शरीर की सभी संवेदनाओं को अनुभव करने की क्षमता में सहायक होता है। जैसे उदाहरण, हमारी आंखों के पर्दे पर प्रकाश के प्रति संवेदी होती है, नाक रंध्र यानी गंध के प्रति संवेदी होती है, त्वचा में ठंडा या गर्म स्पर्श, दाब जैसी तरह की संवेदनाएं को अनुभव करने की क्षमता होती है।
ये तंत्रिका तंत्र की जो है संरचना बनाई गई है। तंत्रिका कोशिका तंत्र यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें जो तंतुओं के आकार का, इसको डेंड्राइट बोलते हैं। और ये केंद्रक आपको बीचों बीच दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये बना हुआ है, ये केंद्रक होता है। इसके बाद ये श्वास कोशिका होती है, ये दिखाई गई यहाँ पे, ये श्वास कोशिका है। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये माइलिन भित्ति होती है, और इसको सहित एक्सॉन बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, ये साइनेप्स होता है। और यहाँ पर ये पेशीय ऊतक आपको दिखाया गया जो नीचे की तरफ बना होता है, जिसपे ये जुड़े हुए होते हैं। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी कोशिकाएं इस तरह से जुड़ी होती हैं। तो जिस चीज से जुड़ी होती है इसको माइलिन भित्ति रहित एक्सॉन बोलते हैं। और ये क्या है, साइनेप्स होता है यहाँ पर, जो इसके बीच में काम करता रहता है। तो ये सब चित्र दिखाया हुआ है। तंत्रिका कोशिका यानी मिलिन भित्ति सहित एक्सॉन है, और मिलिन भित्ति रहित एक्सॉन है, दोनों चीजें दिखाई दी है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन कैसे होता है, उदाहरण से ही समझाना है। तो उत्तर इसका दे रहे हैं। फिर अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है, इस प्रकार समझो। इस प्रकार की क्रियाएं जिसमें प्राणी को उद्दीपन की सूचना प्राप्त होने से पहले ही ये स्वतः हो जाए, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, यानी हम चाहते नहीं फिर भी ये होती हैं। हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। ध्यान रखना, बिना मेरुरज्जु के ये सब संभव नहीं है। उदाहरण लेते हैं इसका जरा। उदाहरण कौन सा है, उदाहरण है पलकों का झपकना, छींकना या खांसना। प्रतिवर्ती क्रियाएं या अनैच्छिक होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का पथ निम्नानुसार होता है। देखो, पहले पहले उद्दीपन होता है, फिर ग्राही अंग होते हैं, फिर संवेदी तंत्रिका होती है, फिर मेरुरज्जु आता है, और फिर प्रेरक तंत्रिका काम करती है, और उसके द्वारा सब मांसपेशियां जुड़ी होती है। तो मांसपेशियों द्वारा ये क्रियाएं हो जाती है। अब आते हैं 7वें प्रश्न पे। पादपों में रासायनिक समन्वय का एक उदाहरण लिखता है। मैंने बताया था सारा समन्वय का जो मेन जो कारण है वो जो है रसायन है। रसायनों के द्वारा ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, और इसी के द्वारा नियंत्रण होता है। तो ये उत्तर दिया हुआ है। पादपों में रासायनिक अभिक्रियाओं का एक उदाहरण ऑक्सिन है। पौधों के अंदर चल रही है बात सारी, तो ऑक्सिन के बारे में जानते हैं। क्या है ये ऑक्सिन? तो ऑक्सिन वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें वृद्धि नियामक के रूप में जाना जाता है, यानी इनकी वजह से वृद्धि होती है। यह वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जड़ एवं तनों के शीर्ष पर उत्पन्न होते हैं तथा नीचे की ओर प्रभावित होते हैं। ये प्रभावित होते हैं नीचे की ओर, और पादप वृद्धि का नियंत्रण करते हैं, यानी पौधे को बढ़ने में नियंत्रित करते हैं। तो ऑक्सिन के कार्य कुछ बताए जा रहे हैं यहाँ पे। नंबर 1 क्या है, कोशिकाओं का दीर्घीकरण करना, यानी कोशिकाओं को बढ़ाना, और बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करना होता है। नंबर 3 खरपतवारों के नियंत्रण में भी उपयोग होता है। नंबर 4 पुष्प को प्रेरित करना भी इसका ही काम होता है। जड़ों के निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है 8वां। एक जीव में नियंत्रण व समन्वय की क्या आवश्यकता होती है, उदाहरण से समझाना है। जीव के अंदर क्या होता है? तो एक जीव में विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है। इसके लिए नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता होती है। हार्मोन्स ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं का नियंत्रण करते हैं और उनमें समन्वय बैठाते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या है, हमारी अग्र मस्तिष्क द्वारा सुनने की, देखने की एवं सूंघने की क्रियाओं द्वारा नियंत्रण होता है। जबकि भोजन करते समय हमारी आंखें भोजन को देखती हैं, नाक भोजन की गंध को सूंघती हैं, और हाथ भोजन को मुख तक पहुंचाते हैं, और मुख भोजन को ग्रहण करता है। यह सब समन्वय की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। इस प्रकार एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता होती ही है। अगर यह ना हो तो जीव नहीं जी पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये नंबर 9 है। पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं या नहीं? क्या समझते हो आप इससे? इस कथन से सहमत है या नहीं है? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी आपको आंसर देना है। तो पहले तो हम हाँ में सहमत हैं। क्या है हम भाई, जो भी कुछ होता है ये इसके प्रति संवेदी होती है। तो पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं क्योंकि यदि पौधे के तने के शीर्ष भाग पर किसी दशा में निरंतर प्रकाश मिलता रहे तो उसकी विपरीत दिशा की प्रभावी कोशिकाएं को मिलने वाली सूचनाओं के कारण कोशिकाओं का अधिक तेजी से विभाजन होता है, जिससे पौधे का तना आपतित प्रकाश की दिशा की ओर झुक जाता है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पौधे में विशेष रासायनिक पदार्थों के रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है।
जिससे उसकी विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं। प्रकाश यदि पड़ता है तो उसके प्रति संवेदी होती हैं, और ये सब मैंने बताया था रसायनों के द्वारा ही संभव हो पाता है। ये प्रश्न नंबर 10 है, क्या पौधों में उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता होती है या नहीं होती है? अगर उदाहरण है तो उदाहरण सहित कारण लिखना है इसका। तो पहले उत्तर है, पौधों में प्रायः जल, प्रकाश, ऊष्मा, स्पर्श, रासायनिक पदार्थों आदि उद्दीपकों से प्राप्त सूचनाओं के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता होती है। ये सूचनाएं पौधों में उपस्थित विशेष रसायनों के रूप में स्थानांतरित होती हैं, जिसे पादप हार्मोन्स कहते हैं। इन रसायनों द्वारा पौधों में स्टोमेटा का खुलना या बंद होना, पत्तियों का गिरना, कोशिकाओं में विभाजन दर का बढ़ना, उनकी लंबाई में वृद्धि होना, कलिकाओं की वृद्धि होना, फूलों का खिलना, फलों का पकना आदि शामिल होता है। इसका उदाहरण दिया हुआ है, पौधे में तने के शीर्ष भाग पर पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सिन होता है। कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। पौधों में अन्य हार्मोन साइटोकाइनिन होता है, जो कोशिकाओं में विभाजन को प्रेरित करता है। यह फलों एवं बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। उपरोक्त उदाहरणों से सिद्ध होता है कि पौधों में भी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब ये कुछ लंबा सा प्रश्न दिया हुआ, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्या है। हम जानते हैं कि मूलांकुर सदा बीज के एक ओर से ही निकलता है। प्रत्येक जाति के बीज के लिए यह स्थान निश्चित है, परंतु बीज बोते समय किसान इस बात का ध्यान नहीं रखते और बीजों को ऐसे ही फेंक देते हैं। बीज अवश्य उल्टे पुल्टे होकर के जमीन पर गिरते हैं। इसके बावजूद अधिकांश पौधों की जड़ें पृथ्वी के अंदर रहती हैं। ऐसा कैसे होता है? कारण सहित उत्तर देना होगा। चलिए उत्तर दे लेते हैं जरा। बीज बोते समय किसान बीजों को ऐसे ही फेंक देता है, ये तो सही बात है बिल्कुल, जिससे कि बीज उल्टे पुल्टे होकर के जमीन पर गिरते हैं। किंतु मूलांकुर सदा बीज के एक ओर से ही निकलता है। इसके बावजूद अधिकांश पौधों की जड़ें पृथ्वी के अंदर रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जड़ों के मूल रोम मृदा के संपर्क में होते हैं, जो कि कोशिका जल एवं खनिज लवण आदि को आयन के रूप में पृथ्वी के अंदर मृदा से ग्रहण करती हैं, तथा जल एवं खनिज लवण केवल जड़ की कोशिकाओं एवं ऊतकों के माध्यम से ही पौधों के सभी भागों में पहुंचता है। इसलिए अधिकांश पौधों की जड़ें पृथ्वी के अंदर ही होती है, जिससे जल और खनिज वगैरह वो आसानी से भेज सके। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई यही सब कुछ का कंट्रोल इसी के पास होता है, पीयूष ग्रंथि के ही पास होता है। हर चीज को देखना सुनना मेन जो है इसका पीयूष ग्रंथि का ही कारण होता है। तो देखते हैं इसके उत्तर की तरफ। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ग्रंथि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन श्रवण को प्रेरित एवं नियंत्रित करती है। जैसे पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जो है TSH होता है, बता दिया था इसको मैंने पहले ही। हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरक्सिन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। इसी प्रकार पीयूष ग्रंथि का ACTH हार्मोन अधिक वृक्क ग्रंथि को कार्टिजोन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। तो ये जो है मेन मास्टर ग्रंथि होती है, ये सब उत्तेजन का कार्य यही करवाती है। चलिए आगे देखते हैं, जंतुओं में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? थोड़ा इसके बारे में विचार करना है। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय कुछ विशिष्ट प्रकार के रसायन द्वारा होता है, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। बिना हार्मोन्स के कोई भी काम नहीं हो पाएगा। ये हार्मोन्स विशिष्ट ग्रंथियों से निर्मित होते हैं, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ये ग्रंथियां नलिका विहीन होने के कारण हार्मोन्स को सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करती हैं। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर अपना विशिष्ट लक्षण प्रभाव दिखाते हैं, जैसे वृद्धि की दर, विकास होना, रुधिर का दाब, लैंगिक परिपक्वता आदि को दर्शाना होता है। चलिए एक और प्रश्न दिखाई दे रहा है, पादप हार्मोन्स का संक्षिप्त निबंध लिखिए और अथवा कोई 5 हार्मोन्स के नाम व कार्य लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले पादप हार्मोन्स के वे रासायनिक पदार्थ हैं जो कि विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होकर के विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं।
ये आपको दिए हुए हैं, 5 वर्गों में बटा हुआ है पूरा का पूरा ये। तो नंबर 1 है ऑक्सिन, नंबर 2 है जिब्रेलिन्स, नंबर 3 है साइटोकाइनिन, नंबर 4 है एसिटिक एसिड, नंबर 5 है एथिलीन। चलिए देखते हैं इनके काम क्या है और कैसे ये रहते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सिन को लेते हैं। वे पदार्थ हैं जिसमें वृद्धि नियामक के रूप में जाना जाता है, मतलब इसकी वजह से वृद्धि होती है, यह वृद्धि को नियंत्रित करता है। और ऑक्सिन का काम क्या है? कोशिकाओं का दीर्घीकरण करना और बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करना। खरपतवारों के नियंत्रण में उपयोग होता है इसका। पुष्पन को प्रेरित करना होता है और जड़ों के निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। नंबर 2 है हमारे पास जिब्रेलिन्स। ये क्या करता है? यह पौधों के तनों की लंबवत वृद्धि करता है, यानी लंबवत वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। नंबर ये जिब्रेलिन्स के काम क्या है देखते हैं। इसके द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। आनुवांशिकी रूप से बौने पौधों की लंबाई भी इसको देने से बढ़ जाती है, यानी पुष्पन तथा फल निर्माण का भी नियंत्रण करता है ये। नंबर 3 आता है साइटोकाइनिन। यह मुख्यतः कोशिका विभाजन के लिए प्रेरित करता है, यानी कोशिकाएं इसमें विभाजित होती है इससे। नंबर अगला है साइटोकिनिन के कार्य क्या है? तो कोशिका विभाजन या विभेद करना इसमें, और अग्रीय प्रभाविता का विरोध करना होता है, और जीर्णता में विलंब और प्रसुप्ता से जागरण होता है इसका। नंबर 4 है ये एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड है ये, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ये जो है क्या है? वृद्धि रोधक पदार्थ है। एब्सिसिक एसिड के कार्य क्या है? यह पतझड़ क्रिया को बढ़ाता है, यह रंध्रों को बंद कर देता है, वाष्पीकरण क्रिया को कम कर देता है, और यह बीजों में अंकुरण एवं कलिका वृद्धि को भी रोक देता है। अब नंबर 5 आता है एथिलीन। ये तो पकाने का काम करता है। यह एकमात्र गैसीय प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक है। इसमें पकाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं, इसको पकाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। एथिलीन का काम क्या होता है ये भी देख लीजिए। फलों को पकाने के लिए प्रेरित करता है, यानी इसकी सहायता से फल पक जाते हैं। तनों की लंबाई में वृद्धि करता है, नर पुष्पों के विकास में भी काम करता है, और गुरुत्वाकर्षण आदि को भी संदर्भित करता है। यानी ये जो है एथिलीन गैस जो होती है ये जो है फलों को पकाने के काम में आती है, यानी पुड़िया में आती है, और इसमें रख दिया जाए तो फल कच्चे अगर तोड़ के रखते हैं तो ट्रक में लाते समय इन पुड़ियों को डाल करके फलों को चलता कर देते हैं और रास्ते में ही फल पक जाते हैं। ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। प्रश्न उत्तर भी सारे लिखा दिए मैंने। अब जो भी कोई लेसन रह गया हो उसका जो है आप लोग कमेंट्स के द्वारा मुझे बताएंगे, हाँ सर ये वाला लेसन रहेगा उसका मैं बना। यहाँ तक कि जिसके प्रश्न उत्तर भी रह गए हैं वो भी आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी प्रश्न उत्तर बना करके देने का प्रयास करूंगा। इसी के नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और कम से कम मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करेंगे जिससे कि मैं आगे और वीडियो आप लोगों को बना करके देता रहूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।